आज हम लवकुश की पाठशाला में एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है विचलित होते हुए ईमान की। ये कहानी है शांति के विरुद्ध फरमान की। ये कहानी है साम्राज्यों के कब्रिस्तान की। ये कहानी है अफगानिस्तान की। ये कहानी है तालिबान की। हाल ही में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अफगानिस्तान के लगभग पूरे क्षेत्र पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। क्यों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने देश को छोड़ के भाग जाते हैं? क्यों अफगानिस्तान की सेना असहाय हो जाती है? क्यों खुद को वैश्विक शक्ति कहने वाला अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जाने लगता है? मानव अधिकारों की दुहाई देने वाला ये पूरा विश्व और विश्व की संस्थानें क्यों अफगानिस्तान के इस हाहाकार पर चुप्पी साधे बैठे हैं? इसी क्यों का जवाब जानने के लिए आइए इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है ब्रिटेन के साम्राज्यवाद से। 1830 का समय है और ब्रिटेन धीरे धीरे कर करके भारत के लगभग सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहा है। बंगाल को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध करके मैसूर को अपने नियंत्रणाधीन किया, मराठाओं के साथ युद्ध करके मराठाओं को अपने कब्जे में लिया और साथ ही सिखों के साथ जब इसका युद्ध हो रहा होता है तो ब्रिटेन का उत्साह 7वें आसमान पे है। अब ब्रिटेन सोच रहा है कि मैं भारत में ही क्यों अकेला रुकूं, आसपास के क्षेत्रों को, आसपास के देशों को भी अपने अंदर मिलाऊं। सबसे पहले नजर पड़ती है अफगानिस्तान पर। मगर ये अंग्रेज लोग बहुत चालू किस्म के लोग थे, मतलब जिन चीजों से इनको फायदा ना मिले वो काम करते ही नहीं थे। भारत भी आए तो यहां पर सारे जहां से अच्छा गाने नहीं आए थे। भारत में बहुत प्रकार के प्राकृतिक संसाधन थे, सोना था, चांदी था, च्यवनप्राश नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें थी और इन्हीं चीज को बार बार यहां से निकाल कर इंग्लैंड ले जाना, एक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, धन निष्कासन सिद्धांत। तो अफगानिस्तान में अगर इनको अपना कब्जा जमाना है तो क्या अफगानिस्तान से भी कुछ फायदा हो रहा होगा? अफगानिस्तान में ऐसा क्या था जो अंग्रेजों को आकर्षित कर रहा था? बिना फायदे के अंग्रेज तो यहां पर आते नहीं, तो ऐसा क्या फायदा दे रहा था अफगानिस्तान उनको? ध्यान से देखिएगा, अफगानिस्तान में उपस्थित है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट एक ऐसी जगह है जहां पर मादक पदार्थों की खेती की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से ईरान आता है और बहुत अधिक क्षेत्र में अफगानिस्तान आता है और आता है पाकिस्तान। और आपने नाम सुने होंगे, अलग अलग मादक पदार्थ यहां पर उगाए जाते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा अफीम और नाम सुना होगा आपने हीरोइन। अरे ये वाली हीरोइन नहीं थी यार। और मैडम अपने पति को बताओ थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करे। मेन बात है कि और साथ साथ में पाई जा रहा है यहां पर जीवाश्म ईंधन। इसी कारण अंग्रेज अब यहां पर ताक झांकर देखने लग गए हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान भी उनके नियंत्रण में क्षेत्र में आ जाए। और परंतु यहां के जो कबीले वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां पर आए, तो उन्होंने सम्मिलित होकर, संगठित होकर एक युद्ध करा अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको नाम दिया गया प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और मजे की बात आपको बताऊं कि उस समय की सुपर पावर कहलाए जाने वाले ये अंग्रेज इन अफगानिस्तान के कबीलों से हार जाते हैं और शुरुआत होती है साम्राज्यों के कब्रिस्तान की कि भैया तू आजा, और तेरे को भी हरा के यहां से भिजवाया। परंतु अंग्रेज लोग के साथ साथ यहां पर एक और देश ऐसा था जो ताक लाके बैठा हुआ था अफगानिस्तान के लिए, जिसका नाम था यूएसएसआर। एक तरफ से अफगानिस्तान को देख रहा था ब्रिटेन, ये अपने कब्जे में करना चाहता था, और ऊपर से सोवियत संघ रूस अफगानिस्तान में कब्जा करने वाला था। जिससे हालत इस आदमी की हो रही है, इस पति की हो रही है जो दो पत्नियों के बीच में घिरा हुआ है, वो इसका पक्ष ले या इसका पक्ष ले, बिस्किट की जिंदगी बर्बाद है। बात समझिएगा। परंतु ब्रिटेन हार तो गया, मगर वो अपना बदला लेने पुनः वापस आया द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में 1878 में। परंतु इस बार उसने अफगानों को हरा दिया और बहुत सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण अधीन ले लिया और एक ऐसा काम कर गया जिसका भुगतान आज और भविष्य में हमको देखने मिल सकता है। अच्छा, अंग्रेजों के लिए एक बहुत शानदार एक कथन चलता रहता है। इन्होंने एक चीज की नीति लगाई है, फूट डालो और राज करो। इन्होंने उस फूट डालो राज करो को सफल बनाया अफगानिस्तान में डुरंड रेखा खींचकर। समझना, ये भाग आता है अफगानिस्तान का, ये भाग आता है पाकिस्तान का, और ये बीच में जो हरे कलर का दिख रहा है ना आपको, यहां पर पाए जाते हैं पश्तून समुदाय। कौन समुदाय? पश्तून समुदाय।
अब या तो इनके पास ऑप्शन था कि पूरे पश्तून समुदाय को अफगानिस्तान में रख देते या पूरे पश्तून समुदाय को अपने भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बना लेते, मगर इनका काम क्या है, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने एक रेखा खींची, आधे पश्तून को अफगानिस्तान का हिस्सा बना दिया, आधे पश्तून को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये बात कह रहे हैं कि भविष्य में एक नए देश की बात निकलेगी जिसका नाम होगा ना अफगानिस्तान ना पाकिस्तान, उसका नाम होगा पश्तूनिस्तान, कि सभी जगह के पश्तून एक होकर खिलाफ लड़ाई करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ। किसका दिया हुआ है ये सब? ये करामात उनकी अंग्रेजों लोग की है। पर अफगानिस्तान के लोग ब्रिटिश के राज को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो फिर ये कबीले वाले एकत्रित होते हैं और फिर एक युद्ध छेड़ते हैं वापस अंग्रेजों के खिलाफ 1919 में, जिसको नाम दिया गया तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। भैया वर्तमान में अब अंग्रेजों को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि जो प्राकृतिक ऐसे अफीम है उसका दोहन करने में बहुत पैसा लगता था और बाकी जगह पर पहाड़ और रेगिस्तान थे, तो कुछ फ़ायदा ना हो रहा था और युद्ध की विद्रोह भी यहाँ पर देखा जा रहा था। तो ब्रिटेन 1919 में भी उसको आज़ाद कर देता है और वहाँ से छोड़कर चला जाता है। जिस प्रकार से अमरीश पुरी ने काजोल को बोला था, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, और ब्रिटेन कहता है अफगानिस्तान को, जा भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और अफगानिस्तान आज़ाद होकर यहाँ पर पहली बार स्थापना होती है राजशाही की, और एक राजा सामने आते हैं जिनका नाम है अमन उल्ला खान। अमन उल्ला खान के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने एक ऐसी परंपरा को तोड़ा जो इनके पिताजी दादाजी करते थे। दादाजी पिताजी की कई सारी शादियां थी, इन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया और एक ही स्त्री से शादी करी जिनका नाम था सोराया तारजी। और सर्वाधिक आधुनिक अगर किसी चीज को समय को बोला जाए तो इन दोनों का समय था। इन दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की काया पलट करने का काम किया। पहला मामला, किसी धर्म के अधीन रहकर शासन को ना चलाते हुए धर्मनिरपेक्षता की बात करी, मतलब किसी एक मजहब को सपोर्ट ना करने का निर्णय लिया। दूसरा मामला, उस समय पर महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा बेकार थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। सोराया तरजी ने इस बात की वकालत करी कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और उस समय पर महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी था, क्योंकि बोला जाता था कि शरीयत में लिखा है हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी है। परंतु सोराया तरजी ने पब्लिक कॉन्फ्रेंस में अपने हिजाब को फाड़ा और कहा कि इस्लाम कभी भी अपने पूरे शरीर को ढकने की वकालत बुर्के और हिजाब से नहीं करता, और उनको इस पर्दा प्रथा से क्या मिली, आजादी मिली। साथ ही साथ महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला, अर्थात पितृसत्तात्मक सोच को नकारा गया और धर्म की कट्टरता को नकारा गया। परंतु जब जब किसी धर्म में समाज में सुधार की बात होती है, बहुत सारे ऐसे धर्म के ठेकेदार होते हैं, समाज के ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे धर्म में सुधार मत करो, हम ऐसे ही ठीक हैं। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब भारत में सती प्रथा का अंत किया जाता है 1829 में आदरणीय राजा राम मोहन राय की विचारों को लेकर, तो बहुत सारे लोग यहां पर भी खड़े हुए थे, कह रहे थे भैया हमारे धर्म में आक्षेप मत करो, इसी कारण लड़की को सीधे स्वर्ग मिलता है। सोच के देखो कितनी मूर्खता वाली बात थी कि एक लड़की को सीधे जला दिया जाता था क्योंकि उसका पति मर गया है। इससे बड़ी अमानवीय घटना इस धरती पे तो कोई हो ही नहीं सकती, परंतु फिर भी लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे धर्म में आक्षेप मत करो, यह हमारे धर्म का हिस्सा है। वैसे ही अमन उल्ला और सोराया तरजी ने जो विकास या आधुनिक मामला करा है, उसके लिए सारे लोग आ चुके हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, इनको हटाओ यहां से। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व को देखकर यह पता चलता है शिक्षा समाज को सुधारने का सबसे अच्छा माध्यम है, और सिविल सर्विसेज की अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो कौटिल्य एकेडमी आपके साथ खड़ा हुआ है। कौटिल्य एकेडमी में आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, यूपीएससी एमपीएससी दोनों की प्राप्त होंगी। यदि आप कौटिल्य एकेडमी की साइट में विजिट करोगे तो आपको सारे कोर्सेज की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो जाके जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाके कौटिल्य एकेडमी का ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर सारे कोर्स फी सहित व्याख्या की गई है, आप वहीं पर उसको ज्वाइन करके हमारी क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एमपीएससी कोर्स में हम लोग भी आपको पढ़ा रहे होंगे। जब लोग हमारा धर्म खतरे में है ये बोल के विद्रोह करते हैं तो सोराया तरजी और अमन उल्ला को भागना पड़ता है और ब्रिटिश भारत में शरण लेनी पड़ती है। अब अफगानिस्तान में शासन करने आते हैं राजा जाहिर शाह। अच्छा, राजा जाहिर शाह ने अगले 40 वर्ष तक बड़े शांति से शासन किया, बिल्कुल स्थिरता से शासन किया, कोई भी नौटंकी नहीं हुई इनके शासनकाल में। लेकिन इनका यह स्थिर शासन वैश्विक इतिहास को कहाँ मंजूर था। जैसे ही अच्छे शासन कर रहे थे वैसे ही पूरे विश्व इतिहास में एक युद्ध छिड़ गया जिसको
जिसको बोला जाता है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। अच्छा, शीत युद्ध का मतलब ये नहीं होता ना कि सारे लोग सर्दी में लड़ रहे हैं, स्वेटर पहन के लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शीत युद्ध का मतलब होता है वैचारिक लड़ाई लड़ना। इसमें कोई भी देश अपनी सेना उतार के लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपनी विचारधारा को पूरे विश्व में प्रसारित करने का प्रयास करता है। इसी के लिए शीत युद्ध के समय पूरा विश्व दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट का मुखिया कहलाता है यूएसए अर्थात अमेरिका, और दूसरे गुट का मुखिया कहलाता है सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस अपनी विचारधारा साम्यवाद को पूरे विश्व में प्रसारित करना चाहता है, वहीं यूएसए अपनी विचारधारा अर्थात पूंजीवादी दर्शन को पूरे विश्व में प्रसारित करना चाहता है। एक बात देखना, जब यहां पर जाहिर शाह बड़े शांति से शासन कर रहे थे, वैसे ही यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ को लगता है क्यों ना क्यों अपन इस अफगानिस्तान में अपनी विचारधारा साम्यवाद का प्रसार करते हैं। वहां पर जो जाहिर शाह हैं, उनके भाई, उनके कजन ब्रदर थे सेनापति के रूप में दाऊद खान। दाऊद खान को यूएसआर फोन लाके पूछता है, क्यों भाई, तुमको अपने भाई की जगह राजा बनना है क्या? तुमको शासन की बागडोर संभालना है क्या? दाऊद खान बोलते हैं, हाँ मेरे को राजा बनना है ना, मेरे भाई की जगह पर मैं राजा बन जाऊंगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, यूएसआर सोवियत संघ को बोलते हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे करना क्या पड़ेगा। यूएसआर बोलता है, तुम्हें अपने भाई को निपटाना पड़ेगा, तख्ता पलट करना पड़ेगा। दाऊद खान कहते हैं, रेडी, मैं तैयार हूं। और एक बात समझना, यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से दाऊद खान ने अपने भाई जाहिर शाह का तख्ता पलट कर दिया। जब जाहिर शाह गए थे कहां पर, इटली में अपना ट्रीटमेंट करा रहे, तब यहां की सेना को कमांड हासिल करके अब पूरे अफगानिस्तान पे जाहिर शाह की जगह पर दाऊद खान का शासन आता है, और दाऊद खान यहां पर तानाशाही शासन की स्थापना कर लेते हैं। लेकिन सोवियत संघ रूस ने दाऊद खान का सपोर्ट तख्ता पलट करने में इसलिए किया था ना कि अफगानिस्तान में दाऊद खान के जरिए रशिया अपना साम्यवाद का प्रसार कर सके। लेकिन जैसे ही दाऊद खान यहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, तो क्या घोषणा करते हैं कि आज से मेरा यहां पर तानाशाही शासन स्थापित हो जाएगा। जब रशिया ने बोला, जब सोवियत संघ ने बोला कि भैया आपको हमारे विचार साम्यवाद का प्रसार करना है, आपको हमारे खेमे में शामिल होना है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसमें आपको हमारे ग्रुप में आना है, तो ये क्या बोल देते हैं कि भाई आज से हम लोग गुट निरपेक्षता का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का पालन करते हैं। अर्थात ना तो हम यूएसए का सपोर्ट करेंगे, ना तो हम रशिया का सपोर्ट करेंगे। हमें जब मर्जी पड़ेगी तब हम यूएसए से ही बात करेंगे, हम रशिया से ही बात करेंगे, यूएसआर से ही बात करेंगे। भैया यूएसएसआर यहां पर आके बोलता है कि तुमको मैंने सपोर्ट किया, तुमको मैंने बिठाया है, तुमको मैंने तानाशाह बनाया है, तुमको मैंने राजा बनाया है, मैंने प्रेसिडेंट बनाया है, तो तुम यूएसए से क्यों बात कर रहे हो? तो ये कहता है, भाई मैं अपनी जगह का मालिक हूं, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, आपकी कहानी यहां पर नहीं चलेगी, आपका हस्तक्षेप यहां पर नहीं चलेगा। और ऐसा जब होता है तो अब देखो, यूएसआर जिसने ही दाऊद खान को बनाया था, यहां पर स्थापित किया था, अब इन दोनों के बीच में मतभेद होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही एक घटना और देखने मिली, दाऊद खान के शासन में सोवियत संघ के एक लीडर अकबर खान की हत्या कर दी जाती है। तो सारे के सारे लोग किसको ब्लेम करते हैं? दाऊद खान पे। और क्योंकि हत्या दाऊद खान की पार्टी ने ही करवाई थी, चीजें करवाई थी, अब पूरी की पूरी जो पार्टी है कि अफगानिस्तान में जो रशिया का सपोर्ट करी, यूएसआर का सपोर्ट करी है, उसका नाम है पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इस पार्टी का मेन उद्देश्य अफगानिस्तान के अंदर का साम्यवाद का प्रसार करना। अब यह पार्टी विरोध करने लगती है दाऊद खान के शासन का कि भैया तुमको हमने बिठाया, रशिया ने सहयोग देके बिठाया, यूएसआर ने सहयोग देके बिठाया, और तुम हमारा ही विरोध कर रहे हो, हमारे ही लोग को मार रहे हो। अब एक बात देखिएगा, यहां पर जो तानाशाह बन चुका है वो किसी की नहीं सुनता। वो रशिया की उस पार्टी को, यूएसए की उस पार्टी पीडीपीए के जो बड़े बड़े नेता है, नूर मोहम्मद तारिकी, अमीन उल्लाह, बरबाक कमाल को, सबको अपने घर में नजरबंद कर देते हैं। जैसे ही पीडीपी को लगा भाई हमारे नेता तो गिरफ्तार होने वाले, हमारी सत्ता तो अफगानिस्तान में कमजोर हो रही है, हमारा साम्यवाद तो कमजोर हो रहा है, तो एक बात समझिएगा, जब रशिया देखता है कि हमारा बिठाया हुआ व्यक्ति ही हमारा विरोध करने वाला है, तो यहां पर सोवियत संघ रूस अपनी पार्टी पीडीपी का एक नया लीडर जन्म देती है, जिसका नाम आता है नूर मोहम्मद तारिकी। यहां पर यूएसआर के सहयोग से नूर मोहम्मद तारिकी 250 टैंक लेके जाते हैं दाऊद खान के सामने, और दाऊद खान की सत्ता को फिर से पलट देते हैं। एक और तख्ता पलट यहां पर होता है, इसी को बुलाया रहा है यहां पर सौर रिवॉल्यूशन। अब दाऊद खान के बाद में जो सत्ता के रूप में सामने आते हैं, उनका नाम होता है नूर मोहम्मद तारिकी। क्योंकि तारिकी साहब का समर्थन किसने किया था? यूएसएसआर ने। इसलिए तारिकी साहब अपने अफगानिस्तान में अब कौन सी अवधारणा का प्रसार करते हैं? साम्यवाद का प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, साम्यवाद में धर्म को नहीं माना जाता, धर्म
से तटस्थ रहा जाता है। इसलिए इन्होंने अपने क्षेत्र के अंतर्गत धर्म निरपेक्षता का बल दिया। जब धर्म से निरपेक्ष होने पर बल दिया तो उस टाइम पे क्या चालू हो गया, इस्लाम का विरोध होना चालू हो गया। आपको एक चीज देखने मिलेगी कि तारीकी साहब के टाइम पर अगर आप मस्जिद घूमने जाओगे ना तो मस्जिद में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस्लाम का विरोध किया जा रहा है, धर्म से आपको निरपेक्ष बनाया जा रहा है। साम्यवाद एक और बात कहता है कि भैया अमीर और गरीब की बीच खाई नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने साम्यवाद के उस गुण को लागू करने के लिए भूमि सुधार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आपको पता है भूमि सुधार का मतलब क्या होता है? जो अमीर लोग हैं उनसे भूमि छीनकर, जिनके पास में बहुत सारी भूमि है उनसे भूमि छीनकर, जिनके पास भूमि नहीं है जो गरीब है उनमें बांट देना, अर्थात यहां पर भूमि सुधार को लागू कर दिया गया। साथ ही साथ यहां पर महिला शिक्षा में वृद्धि की गई, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। अर्थात इन सारे सुधारों को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि तारीख के टाइम पर पूरे अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण होना प्रारंभ हो गया। अब अफगानिस्तान की कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब एंट्री होती है अमेरिका की अफगानिस्तान में। बात समझना, अभी तक जहां पर हमने समझा अभी शासन चल रहा है नूर मोहम्मद तारिकी का, और नूर मोहम्मद तारिकी को सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, जिसके माध्यम से हो रहा है साम्यवाद का प्रसार। परंतु वैश्विक स्तर पर एक घटना जो घट रही है जिसको कह रहे हैं शीत युद्ध। अमेरिका अब सोचता है यार हम कैसे पीछे छूटे, हमारे पेट में तो हो रहा है दर्द, क्योंकि यूएसएसआर का लगातार प्रभाव उस जगह पर बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका ने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इसके प्रभाव को कम करने के लिए। क्या ऑप्शन? तब उसने देखा इन लोगों को, जो वहां के स्थानीय लोग थे, जो नूर मोहम्मद तारिकी के शासन से असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि साम्यवाद जहां जहां बढ़ता है वहां पर धर्म की क्या होती है, कमी होती है। इस्लाम में क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। तो ये सारे लोग क्या है, असंतुष्ट बैठे हैं कि यार हमारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई, ये खराब हो गई। अमेरिका कहने का कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बोलते हैं क्या करोगे आप, क्या करोगे? तो कहा कि भैया हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको हथियार देंगे। जरा देखो इस व्यक्ति को, इनने कभी जिंदगी में ऐसी बंदूक बनाई होगी क्या? नहीं। कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। और ये बता रहा है कि भैया तुम्हारा क्या खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये यूएसएसआर वाले, साम्यवादी वाले तुम्हारे धर्म को चौपट कर देंगे। अगर तुम्हें अपने धर्म को बचाना है तो ये पैसा लो, हथियार लो और एक लड़ाई करो। किसके खिलाफ? इन यूएसएसआर वालों के खिलाफ, इस नूर मोहम्मद तारिकी खिलाफ। यहां एक शब्द आता है मुजाहिदीन। मुजाहिदीन का मतलब है अपने धर्म के लिए लड़ना। अभी अमेरिका बता रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या, तुम्हारे अंदर खून नहीं है क्या, तुम्हारा धर्म खतरे में है, इसलिए हथियार उठाओ और लड़ाई करो। ऐसे लोग जिन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई करी अपने धर्म को बचाने के लिए, उनको कहा गया मुजाहिदीन। जिनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। सोच कर देखिए, आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का जो पहला काम करा है वो तथाकथित सुपर पावर अमेरिका ने करा है, जो आज दुनिया में कहता फिरता है कि पाकिस्तान तू आतंकवादी है, ईरान तू आतंकवादी है। अरे भैया जन्म किसने दिया यहां पर पूरे वैश्विक स्तर पर? अमेरिका ने दिया। मगर आप बात बोलोगे तो बात चुभेगी। समझना क्या चीज दी, ये एक तरह की स्ट्रिंगर मिसाइल होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंगर मिसाइल। कोई भी हाथ से लेकर इसको चला सकता है और कोई भी बड़ा हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो, ये बैठे बैठे वहीं से तोड़ देगा। तो बात समझना, यूएसआर और जब इनके मुजाहिदीनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारी सेनाएं आती थी और ये मुजाहिदीनों के पास ऐसे हथियार थे जो सेनाओं से लड़ाई कर सकते थे। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। क्योंकि शीत युद्ध का समय चल रहा है तो अमेरिका डायरेक्ट जाकर अगर मुजाहिदीनों को हथियार देने लगेगा तो ये बात तो वैश्विक गतिरोध वाली हो जाएगी। तो फिर ये खोजता है यार कोई ना कोई तो मिले जो हमारा साथ दे इस काम को करने के लिए। जैसे आपने घर में होता होगा ना, अगर पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए, दोनों गुस्सा एक दूसरे से, तो बात डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपने बच्चे से बोलेंगे मम्मी को बोल दो कि खाना नहीं बना दे मेरा। मम्मी बोलती है पापा को बोल दो कि खाना नहीं बनाया आज तेरा। मतलब डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही, किसी के थ्रू हो रही है। और अगर अमेरिका को आवश्यकता थी आतंकवाद को फैलाने के लिए किसी की आवश्यकता, तो एक व्यक्ति जो खड़ा खड़ा बोलता है देख लो इधर तो एक बार में हूं ना, कौन? पाकिस्तान। ये ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की ना तो कुछ विचारधारा है, ना खुद की कुछ सोच है, ना खुद का कुछ आइडिया है, ना दूरदर्शिता है। बस इनको दो चीज दी जाए, ये हर जगह वहां पर आ जाएंगे कि मैं भी लड़ूंगा। एक थोड़ी भीख कटोरे में, कि जो इनको हमेशा कोई भी चाइना वाले देते हैं, कभी रशिया वाले, पहले अमेरिका ने दी, जो भी इनको भीख दे देगा वहां पर लड़ने उसकी तरफ से पहुंच जाएंगे। दूसरा मामला, जहां
जहां पर भी इनको सुनाई दे कि भारत का बर्बाद कर रहे हैं, भारत को बर्बाद करना है, कहेंगे हम करेंगे। अरे सुधर जाओ, बहुत गंदा पिटोगे नहीं तो किसी दिन। तो भैया अमेरिका ने सहायता ली किसकी? पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर स्टेट टच करता है। तो बहुत सारे लोगों का जो यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था, कहां से? पाकिस्तान में, और प्रशिक्षण लेकर भेजा जाता था अफगानिस्तान में। बहुत सारे हथियार, बहुत सारा फंड, पैसा पाकिस्तान के थ्रू चैनलाइज किया गया, कहां पर? अफगानिस्तान में। मतलब अब धीरे धीरे यूएसए पाकिस्तान के थ्रू कहां पर पहुंच रहा है? अफगानिस्तान। किसको हटाने के लिए? यूएसएसआर को हटाने के लिए। अब केवल और केवल यूएसए का मोटिव यहां पर यह है कि यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगाना है। कैसे? यहां के जो लोकल मुजाहिदीन लोग हैं उनका समर्थन करके। मगर एक बात आती है कि यहां कर लोगों को लड़वाने के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाया जा रहा था, जिसमें एक नाम आपने बार बार सुना होगा, ओसामा बिन लादेन। इसको सऊदी अरब से इनवाइट किया था कि भैया तुम आओगे क्या? धर्म के खिलाफ लड़ाई तुम आओगे क्या? कहता है आऊंगा। और ये वही ओसामा बिन लादेन है जिसने 2001 में अमेरिका पर ही हमला करा। 9/11 का हमला आपने सुना होगा। भैया अमेरिका सांप को दूध पिलाओगे, कभी ना कभी तो वो ढसेगा। ये बात किसने तेरे को बता दी है? ओसामा बिन लादेन ने। जो गलती हमेशा से करी है वो गलती खुद भी भुगतना पड़ रहा है। ओसामा बिन लादेन के साथ साथ में कई ऐसे लोग थे, जिनमें एक मुल्ला उमर, जिनको अमेरिका ने साथ दिया, समर्थन दिया। और ये जाकर अफगानिस्तान का इतिहास किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। अगर यूएसआर को भगाना है अफगानिस्तान से, तो सऊदी अरब से लड़ा के बुला लिया अमेरिका ने। पाकिस्तान प्रशिक्षण दे रहा है, खुद हथियार सप्लाई कर रहा है, पर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए अमेरिका ने एक प्रारंभ किया जिसको कहा गया ऑपरेशन साइक्लोन। इसमें अमेरिका की एजेंसी CIA भी सहयोग दे रही थी। साथ ही साथ हजारों मुजाहिदीनों के साथ में बैठक हुई अमेरिका की। ये देख सकते हैं आप, रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने बैठक करी, हथियार दिए, पैसा दिया और बोला कि किसको भगाना है भैया? यूएसआर को अफगानिस्तान से भगाना है। और इस षड्यंत्र का परिणाम यह निकला कि अमेरिका, मुजाहिदीन, सभी लोगों ने मिलकर नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को गिरा दिया। जब नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार गिर गई तो एक देश बड़ा खुश हो गया जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका तो लड्डू बांटने लगा कि भैया देखो सोवियत संघ का प्रसार कम हो चुका है अफगानिस्तान में, खुशियां मनाओ, खुशी मनाओ। लेकिन सोवियत संघ को झटका लग गया कि इतनी मेहनत करके अभी तक जो सत्ता जमा रहा था वो एकदम से उजड़ गई। तो यहाँ पर सोवियत संघ को गुस्सा आता है और वो अपने पूरे टाइम का सबसे बड़ा स्टेप लेता है। और क्या करता है? रशिया की पूरी थल सेना को लेकर घुस जाता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में अपने बल के आधार पर अपनी सत्ता, अपनी सरकार को स्थापित कर देता है। अब एक तरफ से रशिया की क्या आ चुकी है? थल सेना आ चुकी है। लेकिन यहां पर यूएसआर का विरोध करने के लिए अमेरिका समर्थित कौन पैदा हो चुके हैं? मुजाहिदीन, जिनके पास में सारी चीजें हैं, पैसा है, उनके पास हथियार है, उनके पास यूएसए का समर्थन है। अब ये सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो थल सेना प्रवेश कर चुकी है सोवियत संघ अर्थात रूस की, उनको हमको भगाना है। अब एक बात ध्यान रखना, इस टाइम पर सोवियत संघ और मुजाहिदीन के बीच में 10 वर्षीय युद्ध चलता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? सोवियत अफगान युद्ध। अब देखिए यहां पर मुजाहिदीन को तो पैसा मिलते जा रहा है, तो उनको लड़ने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यूएसए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर सोवियत संघ 10 वर्ष तक लड़ते अपने लोगों की जान गंवा देता है, अपना पैसा गंवा देता है। जब उसको लग गया कि भैया हमको इस युद्ध से कुछ नहीं मिल पा रहा, तो बाद में एक संधि होती है 1989 में, जेनेवा संधि, जिसके तहत यह बोला गया कि भैया हम अपनी सेना को लेकर, यूएसआर बोलता है हम अपनी सेना को लेकर अपने देश वापस चले आएंगे, लेकिन शर्त ही होना चाहिए कि यूएसए जो यहां पर रहने वाले मुजाहिदीन को जो बम, हथियार, पैसा सप्लाई कर रहा है, तुमको भी वो रोकना पड़ेगा। जेनेवा संधि में यहां पर यूएसए भी बोलता है कि ठीक है आप चले जाओ, हम भी हट जाएंगे। जब यूएसआर भी अपनी सेना लेकर वापस चले आएगा तो अफगानिस्तान में अब ना तो यूएसए बचेगा ना यूएसआर बचेगा। तो अब सबको लगने लगा कि भैया अफगानिस्तान में अब खुशहाली आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, सब चीज अच्छी हो जाएंगी। परंतु अफगानिस्तान में खुशियां हैं, ये इतिहासों कहां मंजूर था। आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, महाभारत के एक व्यक्ति शकुनी का। शकुनी कहां से बिलोंग करते थे? गांधार। और गांधार वर्तमान का अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। अरे भैया इन शकुनी ने जब शांति से महाभारत में नहीं रहना दिया लोगों को, महाभारत करवा दी, कभी इसको लड़वा रहे हैं, कभी इसको लड़वा रहे हैं, क्या वो धरती जो आज लोगों को पैदा कर रही है, क्या वो शांति प्रिय होगी? नहीं भैया नहीं। यही हुआ जब यूएसआर चला गया, जब यूएसए चला गया
परंतु यहाँ पर शासन आ गया मुजाहिदीनों के पास में, मगर ये लोग अब आपस में लड़ना चालू है। एक बात बार बार दर्शन में निकलती है, जिसका मूल में ही लड़ना हो वो किसी भी बात पर लड़ेगा, भले ही धर्म के नाम पर, धर्म अगर वहां पर नहीं तो जाति के नाम पर, जाति नहीं तो क्षेत्र के नाम पर, क्षेत्र नहीं तो लिंग के नाम पर, मगर वो लड़ेगा जरूर। यही काम किया इन मुजाहिदीनों ने, सारे चीज को बाहर निकाल दिया। अब आपस में लड़ने लग गए कि नहीं इसका नेता मैं बनूंगा, मुजाहिदीन का नेता मैं बनूंगा। और एक बात सामने निकल के आई कि यहां पर एक स्टेट की स्थापना हुई जिसको अपन बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, और छोटे 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 कबीले अपना अपना ग्रुप बना के बोलने लगे नहीं मैं पूरा संभालूंगा, नहीं मैं पूरा संभालूंगा। जैसे आपने अगर रामायण देखी होगी तो खर दूषण की सेना जब राम भगवान से लड़ने आती है तो राम भगवान एक माया करते हैं, और माया में सभी राक्षसों को एक दूसरे में राम भगवान दिखने लगते हैं, तो वो सभी को एक दूसरे को आपस में काटने लगते हैं। वही काम किया इन मुजाहिदीनों ने, इस इस्लामिक स्टेट ने, वो आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में ही लड़ने लग गए। भैया जनता तो चाह रही थी कि यहां पर खुशी आए, जनता तो चाह रही थी कि भैया हमने इतनी लड़ाई में सहयोग दिया ताकि हम शांति से रह पाए, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अब अफगानिस्तान की जनता चाहती कोई स्थिर शासन हमारे यहां पर हो, ना कि मुजाहिदीनों के अलग 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 कबीले हम पर राज करें, ना आपस में लड़ाई हो। तब इस बात को सुलझाने के लिए मुल्ला उमर के नेतृत्व में 50 छात्र, समझना शब्द है छात्र, स्टूडेंट्स को जो पश्तूनी लैंग्वेज है उसमें एक शब्द आता है तालिब। क्या शब्द आता है? तालिब। जब इन तालिबों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करी, उसको नाम दिया गया तालिबान, और अब तालिबान ने अपने कदम बढ़ा दिए, या उदय हो गया अफगानिस्तान की सरजमी पर। अब मात्र 50 छात्रों से मिलकर बना हुआ यह तालिबान ग्रुप धीरे धीरे करते करते अपने पैरों को और पसारने लगता है। अब 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में जिस सत्ता का शासन है उसका नाम है तालिबान, और तालिबान ने इतनी क्रूरता फैलाई, इतना भयावह स्थिति यहां पर निर्मित कर दी। वर्तमान में पुनः अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आया है। क्या तालिबान इस क्रूरता के शासन को पुनः रिपीट करेगा, और इस शासन से विश्व पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे? क्या भारत इससे अछूता रहेगा कि भारत पर भी ये समस्याएं आएंगी? भारत का तालिबान को रहकर रवैया क्या होना चाहिए, उसको जानने के लिए आपको लव कुश की पाठशाला का सेकेंड वीडियो देखना पड़ेगा। तालिबान जैसे समसामयिक मुद्दों की जानकारी लेने के लिए कौटिल्य एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो नेक्स्ट पार्ट तालिबान के ऊपर रिलीज होने वाला है लव कुश की पाठशाला का, वो देखना ना भूलें। साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं कि कौटिल्य एकेडमी का ऑनलाइन अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, कौटिल्य एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऐप पर जाकर कौटिल्य एकेडमी के कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।